नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में दीपावली के बाद चुनाव होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि नवंबर अंत तक, क्योंकि वैसे भी 26 तारीख जो है वो नवंबर की, उस वक्त ये जो सरकार है उसका कार्यकाल है, इस विधानसभा का कार्यकाल। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पहले संभावना पूरी थी कि चुनाव हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ ही होंगे, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने, चाहे वो गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हो या फिर दिवाली, फेस्टिवल्स के सीजन की वजह से विधानसभा चुनावों को जो है वो डिले कराने की कोशिश की गई और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का होगा क्या, फिर चाहे महायुति की सरकार हो या फिर महाविकास आघाड़ी हो। दोनों दोनों जो है, दोनों गुट आपस में अपने अपने हित साधने में लगे हुए थे और सबकी नज़र थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा का विधानसभा चुनाव जिस तरीके से अपेक्षाकृत आपने देखा, चुनावों के जो परिणाम थे वो अप्रत्याशित लगे। हालांकि अप्रत्याशित थे नहीं, क्योंकि इसके हम पहले ही जिक्र कर चुके थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इसमें हारने वाली ही है। हालांकि एग्जिट पोल जो है वो कहानी कुछ अलग थी। लेकिन अब हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर कल आपने देखा कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से मीटिंग हुई, मंथन शुरू किया गया और खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम से भड़क गए। और ये जो है, वैसे अगर हम देखें तो राहुल गांधी के ऊपर एक गहरा आघात था, क्योंकि उनका सपना, प्रधानमंत्री पद की जो लालसा है, उसको एक बड़ा झटका लगा है। और उसको झटका इसलिए लगा है क्योंकि पुरजोर कोशिश करने के बाद भी अगर उनकी पार्टी नहीं जीतती है, और इसमें हरियाणा क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी था, एक आपको पता होगा, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा था। वजह कुछ भी हो, लेकिन परिणाम कांग्रेस पार्टी के फेवर में थे। और हम लोग आकलन कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सीटें कम होने का कारण क्या था, और उसमें हमने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी आइडियोलॉजी से उलट, एक सबसे बड़ा कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से एजेंडा और आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, अगर वो इससे हटकर कुछ अगर सोचेगी तो फिर हिंदू जो है वो उससे अलग होना, उसका कोर वोटर जो है वो हिंदू वोट है, क्योंकि मुस्लिम वोट वो कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जाता है। या हम कहें कि मुसलमानों से की हमेशा जो है वो एक आदत रही है कि वो हमेशा वोट करते हैं उस कैंडिडेट को जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो एक ये बड़ा कारण था, और इसका जम्मू कश्मीर में अभी हमने देखा कि कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला। दूसरा सबसे बड़ा कारण था विपक्षी गठबंधन का एक होना, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक जो था या वोट एकजुट हुआ और जिस भी कैंडिडेट को गया उसका फायदा भी हुआ। तीसरा कारण था जिस तरीके से 400 पार के नारे का उलट कांग्रेस पार्टी ने जो है वो संविधान बदलने का एक नैरेटिव तैयार किया और जातिगत जनगणना का एक कार्ड खेला, उसमें भी कांग्रेस पार्टी काफ़ी हद तक कामयाब हुई। तो ये कुछ कारण थे जिसपे हम पहले ही जो है वो इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे पिछड़ी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने का कारण था अति आत्मविश्वास, क्योंकि जितने भी जो नेता थे उनको लग रहा था कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है, ये राज्य का चुनाव नहीं है, इसलिए वोट जो है वो नरेंद्र मोदी को पड़ना है, तो फिर हम जो है वो दौड़ धूप क्यों करें, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरा, आरएसएस को लेकर भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक चिंता का विषय बना हुआ था, और आपने देखा जिस तरीके से आरएसएस ने हरियाणा में काम किया पिछले एक महीने में, और उसी का परिणाम था कि जो एग्जिट पोल और जो जितने भी जो पत्रकार जो अनुमान लगा रहे थे उसके विपरीत चुनाव परिणाम आए। तो ये भी एक जो है वो बड़ा कारण था। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, जो देश के एक अपोजिशन के लीडर होने के नाते भी हम कह सकते हैं, या फिर हम कहें कि देश के लीडर बनने की सोच रहे थे, और उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी
तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन में जो इंडिया अलायंस था उसमें बड़े भैया की जो पोजीशन थी वो कांग्रेस पार्टी को मिली, और छुट भैया में अगर हम बात करें तो फिर वो रीजनल पार्टियां आ गई। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव, अब हरियाणा विधानसभा चुनाव मैंने एक वीडियो में कहा था आपको कि हरियाणा जो चुनाव परिणाम होगा वो कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता साबित हो सकता है, और उसके पीछे की बड़ी वजह थी किसान आंदोलन। क्योंकि अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हार जाती तो कांग्रेस पार्टी सीधे तौर से जो है वो किसानों के लिए रास्ते खोलती, और सारे जो किसान आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी थे वो दिल्ली को घेराव करते, अराजकता फैलाते, और देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वो माहौल बनाने में कामयाब हो जाते। तो ये एक इसका बड़ा कारण था। और ये जो है वो इसमें कांग्रेस पार्टी नहीं, विदेशी ताकतें भी इसमें शामिल थी कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कहते हैं समय के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब किस्मत कहें चाहे कुछ भी कहें, तो इस तरीके से हरियाणा चुनाव बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट था, और सबकी नज़र जम्मू कश्मीर के बजाय हरियाणा के ऊपर टिकी हुई थी, जबकि एजेंडा जो है वो जम्मू कश्मीर होना चाहिए था। और जम्मू कश्मीर क्यों होना चाहिए था? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था, और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा देती है कि वहाँ पे विदेशों का एक डेलीगेशन घूम रहा होता है और मतदान प्रक्रिया शांति से चल रही होती है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में 29 सीट्स मिली और कश्मीर में एक भी नहीं मिली, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इसको चुनाव से पहले ये कहती थी कि इसका सीधा असर जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव पे पड़ेगा, लेकिन कल आपने देखा अशोक गहलोत ने बड़े भारी मन से कहा कि इसका जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ की परिस्थिति अलग है। और अशोक गहलोत एक बात और उसके साथ में उन्होंने बोली थी कि पार्टी के अंदरूनी जो भीतरघात हुआ उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। अब आप सोच के देखिए, अगर आप कांग्रेसी है तो आप सोचो जिस पार्टी के मंथन करने वाले लोग जो है वो किस तरीके की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कितने चुनाव हारे, केशव वेणुगोपाल का क्या रोल है आप देखो, मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर यही लोग अगर हार का मंथन करेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे। और दूसरा, जब अशोक गहलोत जैसे लोग इस मंथन में बैठ के ये बोले कि वहाँ पे हरियाणा में जो है वो गुटबाजी जो है वो अपने चरम पे थी, निजी स्वार्थ, तो फिर आप अशोक गहलोत से ये पूछना चाहिए था कि राजस्थान में किसका निजी स्वार्थ था कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, क्योंकि स्थिति तो वहाँ पे भी ऐसी ही बनी हुई थी। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अगर हराने वाला कोई शख्स था, मैं बार बार कहता हूँ, हारे सचिन पायलट की वजह से थे, लेकिन सचिन पायलट उनकी मजबूरी थी या कुछ भी था, वो कांग्रेस पार्टी में टिके रहे। आज भी उनके प्रशंसक और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो सचिन पायलट को तो चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी। तो वहाँ पे भी अब पुत्र प्रेम के चक्कर में अशोक गहलोत ने पूरी पार्टी की बलि चढ़ा दी, और फिर ये लोग जो है वो दिल्ली में बैठकर मंथन करते हैं, तो थोड़ा सा ये हास्यास्पद लगता है। और फिर एक शक भी पैदा होता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। तो आने वाले आगामी चुनाव महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में ये चुनाव दो तरीके से लड़ा जाएगा। पहला चुनाव जो है वो महाविकास आघाड़ी में होगा, और उसके बाद में इन सब का मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट से होने वाला है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले जीतना होगा अपने ही विपक्ष के जो गुट है उसमें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद में कांग्रेस पार्टी का जो बड़े भैया की जो छवि थी उसको बड़ा धक्का लगा है, और अब रीजनल पार्टियां जो है वो कांग्रेस पार्टी को खाने के लिए दौड़ रही है। मंशा दोनों की एक ही जैसी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टियों को निपटाने में लगी हुई थी, और रीजनल पार्टियां अब जो है वो कांग्रेस पार्टी को निपटाने में लगी है। और आपने देखा नारायण पटोले, अगर आप उनका कल का स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने 100 सीट के ऊपर दावा भी ठोक दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो गुट है एनसीपी का वो 80-80 सीटों के आसपास वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वैसे भी कुल जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 88 के आसपास है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपने देखा जिस तरीके से पहले प्रियंका चतुर्वेदी जिस दिन हरियाणा का चुनाव परिणाम आ रहा था उस दिन उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी कि कांग्रेस को अपनी रणनीति के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा, और ये बात सही भी है। दूसरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी बड़ा हमला बोला, और संजय सिंह का कहना भी वाजिब था
कि जब विपक्षी गठबंधन में सभी पार्टियां एक है, तो फिर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं हुआ, जबकि आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का इंतजार किया कि इस पे सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पे कोई बात बनेगी। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी को ये नज़र आ रहा था कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो इन गुटों की क्या ज़रूरत है, और फिर इसी का वो फ़ायदा उठाते महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। फिर वो दबाव बनाते उद्धव ठाकरे के ऊपर, शरद पवार के ऊपर। और उनका वाजिब भी था सोचना, वो वाजिब इसलिए था क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो 48 सीटों में से 17 सीटों पे चुनाव लड़ी और 13 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई। तो आत्मविश्वास महाराष्ट्र में भी था। उससे पहले की हम बात नहीं कर रहे कि विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो एक ही थी, टूटी नहीं थी, उसको फुल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन वही आप देखोगे कि मुख्यमंत्री पद की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके चलते पार्टी जो है वो गठबंधन टूटा और उसके बाद में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। और फिर वो कितने दिन चली वो भी आपको पता है, और खामियाजा भुगतना पड़ा एनसीपी और शिवसेना को। पार्टी टूट के जो है वो अलग हो गई, टुकड़ों में बट गई। और अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब हम ये कहते हैं उद्धव ठाकरे, आपको पता होगा मुख्यमंत्री पद की चाहत उनकी किस तरीके की है, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के उलट, क्योंकि बाला साहब कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, वो कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने के लिए, एक वक्त ऐसा था कि मातोश्री में हर बड़े नेता को जो है वो माथा टेकना पड़ता था बाला साहब ठाकरे के। और आपने देखा होगा इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह को खुद को चलकर जाना पड़ा था उद्धव ठाकरे के पास मातोश्री। लेकिन अब स्थिति ये बन गई है कि उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं, वो दिल्ली तक पहुंच रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको मुख्यमंत्री का जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए विपक्ष का, और इसीलिए वो जो है वो सोनिया गांधी के बंगले तक जो है वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और फिर उस शरद पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार ने भी जो है वो इसमें हामी नहीं भरी है, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता था, राहुल गांधी। तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको लग रहा है कि राहुल गांधी इस वक्त दबाव में है, तो हो सकता है उसको मुख्यमंत्री पद का जो है वो उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। और एनसीपी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि एनसीपी तो 1999 में शरद पवार खुद जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आए थे, तोड़ के आए थे, और फिर उनके बाद में नई पार्टी बनाई थी। तो एनसीपी और कांग्रेस दोनों एक ही बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो रणनीति या हम कहें कि आइडियोलॉजी वो दूसरी तरीके की है। और उसमें से जब एकनाथ शिंदे बाहर निकलते हैं तो एकनाथ शिंदे ने साबित किया है कि वो वाकई में जो है वो बाला साहब ठाकरे के पदचिह्नों पे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका मुकाबला है, नहीं, पहला जो मुकाबला है वो होगा कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें तो शिवसेना के पास ज़्यादा सीटें थी लेकिन शिवसेना टूट गई थी। एनसीपी के पास भी सीटें थी लेकिन एनसीपी भी टूट गई। और एनसीपी अजीत पवार जो है वो किस तरीके से शरद पवार के साथ खेल करके गए। हालांकि हम अनुमान लगा रहे थे कि अजीत पवार को लेने से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम पहले भी ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे भी खड़ा कर चुके हैं कि अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करने का नुकसान महाराष्ट्र में एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। क्योंकि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और फिर सरकार बनाने के लिए मजबूरी में उसी अजीत पवार के साथ हाथ मिला लेती है, तो फिर सवाल आ जाता है क्रेडिबिलिटी का कि भारतीय जनता पार्टी अगर सीधी भ्रष्टाचार नहीं करके अगर अजीत पवार जैसे लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन लोगों को शामिल कर लेती है, तो फिर इनडायरेक्टली जो है वो उंगली भारतीय जनता पार्टी पे भी उठेगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। तो ये जो है, अब इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से बुनाती है, क्योंकि इसमें अगर हम एक तरफा बात करें कि प्रॉब्लम महाविकास अघाड़ी में ही है, नहीं, इसमें महायुति में भी ये दिक्कत है। और दूसरी, जहां भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव से अचानक से जो है वो हिंदू मतों को एक करने में कामयाब हुई, एक हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब हुई है, वहीं अजीत पवार जो है वो दूसरे तरीके की राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो स्थिति कमोबेश, लेकिन महाविकास अघाड़ी जो है, क्योंकि महायुति की अगर हम बात करें तो महायुति जो है वो अपने बैठकर, क्योंकि कल भी एक माहौल बनाया गया था
कि अजीत पवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इससे पहले वो मीटिंग में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। तो इसका मतलब ये निकाला गया, नैरेटिव तैयार किया गया, जो एक पूरा कुनबा जो इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी का काम करता है। अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकारों की भी मैं बात कर सकता हूँ, दीपक शर्मा। लेकिन उन लोगों को राजनीतिक आप आकलन देखिए, वो ये कहते हैं कि अजीत पवार की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद सफाई दी कि वो 10 मिनट बाद में इसलिए चले गए क्योंकि उनको एक जगह पे जाके किसानों के साथ मीटिंग करनी थी और मीटिंग जो है वो देरी से शुरू हुई। लेकिन फिर नज़रें जो है वो जब अजीत पवार ने ये घोषणा की कि शाम के वक्त जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके जो है वो बड़े कयास लगाए जा रहे थे। और आखिर में हुआ क्या? आखिर में हुआ सयाजी शिंदे, एक एक्टर, आपने देखा होगा साउथ की फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में। अगर आप बिग ब्रदर मूवी देखी है सनी देओल की, तो उसमें जो विलेन का रोल करते हैं सयाजी शिंदे, उन्होंने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी जो है वो ज्वाइन की है। तो ये बड़ी खबर थी। तो कुनबा जुड़ रहा है, टूट नहीं रहा है। तो समस्या कहाँ है? तो समस्या ये है कि पहले कांग्रेस पार्टी जो सीट शेयरिंग का जो मसला अब माविकास अघाड़ी में चल रहा है, उसको किस तरीके से बुनाती है। फिर उसके बाद में जो है चुनाव की घोषणा होगी और चुनाव की घोषणा होने के बाद में पूरी उम्मीद है कि शायद एक ही चरण में चुनाव हो। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो नैरेटिव तैयार होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र जो है वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में आता है और आरएसएस जो है वो मेन मुख्यालय भी नागपुर में ही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था जून महीने में, 3-4 महीने पहले, उससे सबक लेते हुए जिस तरीके से अब रणनीति बनाई है, और उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि योगी और योगी के बाद मोदी, बटोगे तो कटोगे। ये एक सीधे तौर से मैसेज था कि अगर हिंदुओं का वोट बटा तो फिर आने वाले समय में जो है वो विपक्षी पार्टियों की महफिल सजेगी और उसमें योगी और मोदी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरी कामयाब होती हुई दिखाई देती। तो ऐसी स्थिति में अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा निपट चुका है। मंथन के नाम पे कुछ नहीं होने वाला है, ये सबको पता है, क्योंकि जो लोग बैठे हैं, जो लोग इस पे विचार करने वाले हैं, वो लोग खुद ऐसा करते आए हैं और करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई परिणाम पे पहुंचेगी कांग्रेस पार्टी, इसमें कतई जो है वो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले जो है वो बाहर का रास्ता राहुल गांधी को दिखाना चाहिए, और ये जो है वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन दूसरा, महाराष्ट्र की जो राजनीति है, महाराष्ट्र का जो चुनाव है, उसका हरियाणा के चुनाव से सीधा असर पड़ने वाला है। लेकिन वो पड़ेगा इस सबसे पहले मुकाबले में जाने से पहले आपस में महाविकास अघाड़ी की जो तीनों पार्टियां हैं उनको आपस में मुकाबला करना है, और उस मुकाबले में ये पार्टियां किस तरीके से जो है वो अपने आप को डिफेंड करती है और किस तरीके से साथ लेकर चलती है, ये देखना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो किस दिशा में जाएगा और उसके बाद उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।